नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। आप देख रहे हैं टेलीकास्ट न्यूज़। मौजूदा राजनीति का दौर भी बड़ा गजब है। यहाँ जो सबसे बड़ा बार्गेनर है वही सबसे बड़ा राजनीतिज्ञ है। खासकर अगर हम बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात करें तो उनके पास जो बार्गेनिंग पावर है, मतलब वो अपनी शर्तों को मनवाने का जो हुनर उनके पास है वो बहुत ही धारदार है। वो इस हुनर को बखूबी जानते हैं। चाहे वो जिस भी गठबंधन में रहे, पहले वो राजद के साथ थे तो वहाँ भी उनकी मर्जी चलती थी, और अब बीजेपी के साथ हैं तो वहाँ भी उनकी मर्जी चल रही है। बीजेपी के वो पुराने सहयोगी रहे हैं, लेकिन बीच में उन्होंने अपना पाला बदल कर महागठबंधन के साथ अपनी सरकार बना ली थी, और बिहार में महागठबंधन के साथ उनकी सरकार चल रही थी, लेकिन दोबारा वो फिर एनडीए में आ गए। लेकिन अब हम आपको ये समझाएंगे कि आखिरकार आगामी लोकसभा चुनाव जो होने वाली है उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बीजेपी ने आखिरकार 16 लोकसभा की सीटें क्यों दे दी। क्योंकि हाल के दिनों में जब एनडीए से अलग नीतीश कुमार थे तो बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता ये कहते थे कि नीतीश कुमार में अब वोट ट्रांसफर करने की ताकत नहीं रह गई है। बीजेपी के कद्दावर नेता सुशील कुमार मोदी या बिहार के मौजूदा डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा समेत तमाम केंद्रीय नेतृत्व जो थी बीजेपी की, वो नीतीश कुमार पर खूब हमलावर रहते थे। और खासकर अगर हम वर्तमान दौर की राजनीति की बात कर ले तो जो एंटी इनकन्वेंसी का दौर है बिहार में नीतीश कुमार के खिलाफ, मतलब कि जो लोगों में आक्रोश है उनकी सत्ता के खिलाफ, जब भी कोई राजनेता लंबे समय तक कहीं शासन व्यवस्था में रहता है तो उसके खिलाफ जो जनता का गुस्सा होता है या उससे जो उम्मीदें रहती हैं, उम्मीदें पूरी नहीं हो पाने के को लेकर जो गुस्सा होता है वो भी बहुत ज़्यादा है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की मेहनत की वजह से बिहार में एनडीए ने 39 सीटें जीती थी, लेकिन नीतीश कुमार का तो उसमें योगदान रहा ही था। लेकिन फिर विधानसभा के चुनाव में राजद ने वापसी की। राजद का सुपड़ा साफ हो गया था लोकसभा चुनाव में, लेकिन राजद ने वापसी कर ली थी और उसने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन फिलहाल ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि नीतीश कुमार जो हैं वो अब पहले वाले नीतीश कुमार नहीं रह गए। लेकिन फिर भी बीजेपी ने आखिर उनको 16 लोकसभा सीटें क्यों दे दी। बिहार में एनडीए का जो सीट बंटवारा हुआ है उसमें 17 सीटों पर भाजपा लड़ रही है, 16 सीटों पर जदयू लड़ रही है, 5 सीटों पर लोजपा चिराग पासवान का गुट लड़ रही है, 1 सीट पर जीतन राम मांझी की पार्टी लड़ रही है और 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी चुनावी मैदान में है। तो हम आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाते हैं। सबसे पहले तो आप नीतीश कुमार की एक सोची समझी रणनीति को समझ लीजिए। 2020 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा के साथ नीतीश कुमार ने फिर चुनावी दंगल में बाजी मारी तो उनकी सीटें कम हो गई, क्योंकि चिराग पासवान ने उनके खिलाफ उम्मीदवार खड़े कर दिए थे। और अब बीजेपी बिहार में चाहती है कि अब उसका मुख्यमंत्री बिहार में होता। नीतीश कुमार की ताकत को कम करने की जो अंदर खाने से रणनीति चल रही थी, उस रणनीति को नीतीश कुमार पटकनी उस रणनीति को देना चाहते थे। तो इसीलिए फिर उन्होंने बीजेपी को छोड़कर तेजस्वी प्रसाद यादव का दामन थाम लिया। लेकिन आप ये जान सकते हैं कि लंबे समय तक नीतीश कुमार की जो राजनीति रही और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हुए, वो तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी राजद के खिलाफ उनके लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और राजद के सत्ता के खिलाफ ही वो संघर्ष करते हुए मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचे हैं। लेकिन तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ वो फिर इसलिए हो गए क्योंकि बिहार में जब अगर राजद की ताकत बढ़ेगी तो भाजपा की ये मजबूरी होगी कि वो नीतीश कुमार को तवज्जो दे। अगर बिहार में राजद की ताकत नहीं बढ़ती तो भाजपा फिर नीतीश कुमार को नजरअंदाज कर देती। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव को नीतीश कुमार ने ताकत दे दिया, क्योंकि जो उनकी सुशासन की सरकार रही उसमें फिर तेजस्वी प्रसाद यादव ने भी योगदान दिया और वो अब कह रहे हैं कि युवाओं के बीच में मैं प्रचलित हूँ, मैंने रोजगार दिया है। वही हम अगर दूसरे फैक्टर की बात कर ले तो बिहार में जो MY समीकरण है, आप देख सकते हैं जो ताज़ा सर्वे आया है जातीय गणना का, उसमें बिहार में 14.3% जो है यादवों की आबादी है, तो वहीं 17.7% मुसलमानों की आबादी है। तो इस MY समीकरण को काटने के लिए नीतीश कुमार का बीजेपी के साथ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नीतीश कुमार के साथ हो जाने मात्र से ही पिछड़े और अति पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक भाजपा के साथ जुड़ जाता है। क्योंकि बिहार में अगर आप मंडल और कमंडल की राजनीति की बात करें तो उस दौर में जो ध्रुवीकरण होता है उसे बीजेपी को उस ध्रुवीकरण को मात देने के लिए बीजेपी को नीतीश कुमार का साथ चाहिए ही चाहिए होता है। और अगर हम लालू राबड़ी शासनकाल के भ्रष्टाचार की बात करें तो उस भ्रष्टाचार के सामने जो एक बहुत ही
पॉपुलर फेस होता है वो नीतीश कुमार के तौर पर होता है, क्योंकि एक बेदाग और साफ छवि के वो मुख्यमंत्री रहे हैं। भ्रष्टाचार से उनका दूर दूर तक लेना देना नहीं रहा है। तो एक स्वच्छ और साफ छवि के नेता के तौर पर नीतीश कुमार को प्रोजेक्ट करना बीजेपी के लिए लाभकारी होता है। कई चुनावों में आपने देखा होगा कि भाजपा और नीतीश कुमार की जोड़ी ने 100% सफलता हासिल की है, मतलब प्रचंड जीत हासिल की है। तो एक जो है भ्रष्टाचार से पड़े एक ईमानदार नेता के तौर पर नीतीश कुमार जब खड़े होते हैं चुनावी मैदान में, तो उसका लाभ भी बीजेपी को मिल जाता है। वहीं अगर हम अन्य जातियों की बात करें तो नीतीश कुमार की पिछड़े और अति पिछड़े जातियों में काफ़ी अच्छी पैठ रही है, जिसका भाजपा के अग्रणी जाति के साथ अगर हम मिलान करें तो ये मिल करके एक बड़ा वोट बैंक तैयार हो जाता है, जो राजद को पटकनी देने के लिए भाजपा की ज़रूरत होती है। तो हम अगर इस पूरे समीकरण को समझें तो नीतीश कुमार भी राजनीति के बहुत ही चाणक्य और बहुत ही माहिर खिलाड़ी माने जाते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार लंबे समय से बिहार में शासन कर रहे हैं। और आने वाले समय की अगर हम बात करें तो अब ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि जब नीतीश कुमार राजनीति में, क्योंकि अब उनकी राजनीति की पारी जो है कहीं ना कहीं किनारे लगने वाली है, ऐसी संभावनाएं सभी जताते हैं, क्योंकि एक उम्र के बाद आपको राजनीति से अलग होना पड़ता है, क्योंकि आपकी राजनीति जो है धीरे धीरे फिर सब समाप्त होती है। तो नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति में बहुत सारे मुकाम हासिल किए हैं, लेकिन अब यदि उनकी राजनीति किनारे लगती है तो उनकी पार्टी में निश्चित तौर पर टूट होगी। पहले भी नीतीश कुमार ने जब पार्टी बनाई थी समता पार्टी, तो उन्होंने फिर अपने पार्टी का मर्जर किया था और फिर उन्होंने अलग पार्टी बना ली, जनता दल यूनाइटेड। तो अब अगर नीतीश कुमार की पार्टी में टूट होती है तो उसका एक धारा राजद में जाएगा तो दूसरा धारा भी भाजपा में आ सकता है। और आने वाले समय में अब नीतीश कुमार ने कि ये कोशिश फिर रही कि वो भाजपा के साथ सामने अपनी शर्तों को रखे, ताकि वो फिर अगले विधानसभा चुनाव में आने वाले 5 सालों के लिए बिहार में मुख्यमंत्री रहे और बिहार में नीतीश कुमार को भी सीटों का फायदा होगा। वही एक और इनाम नीतीश कुमार को इस तौर पर मिला कि नीतीश कुमार ने जो इंडिया गठबंधन के स्वरूप को गढ़ा था और उसमें जिस तेजी से वो काम कर रहे थे, बैठकों का दौर करवा रहे थे और दबाव बना रहे थे, जिस तरह से नरेंद्र मोदी के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल लिया था, अब उनके हट जाने से इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से चरमरा गया और इंडिया गठबंधन का अब जो स्वरूप बिखर गया, तो इसका भी इनाम नीतीश कुमार को मिला। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो नीतीश कुमार ने अपनी 16 सीटें लेने में उन्होंने कामयाबी इस तौर पर हासिल की है, क्योंकि पिछले बार उन्होंने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था लोकसभा में 2019 में, और भाजपा ने भी 17 पर लड़ा था और 6 सीटों पर लोजपा ने चुनाव लड़े थे। तो पिछले बार 16 सीटें नीतीश कुमार की पार्टी ने जीत ली थी, 1 सीटें उन्होंने गंवाई थी। तो इस बार 16 की 16 सीटें उनको फिर से मिल गई। 1 सीट जो वो हारे थे उसको अगर हम हटा दें तो इस बार भी 16 सीटें नीतीश कुमार को मिल गई, जबकि ऐसी संभावना जा रही थी कि इस बार नीतीश कुमार को 16 सीटें नहीं मिलेगी। लेकिन भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है उसने नीतीश कुमार को काफ़ी तवज्जो दिया और नीतीश कुमार ने 16 की 16 सीटें हासिल करने में कामयाबी हासिल कर ली। तो अब नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जो जोड़ी है वो चुनावी मैदान में है और भाजपा और जदयू फिर से अपने 39 सीटों के जीत का जो है रिकॉर्ड और उसके परचम को लहराने के लिए अब आतुर है और भाजपा नारा दे रही है कि 400 पार सीटें जीतेगी। तो बिहार में आगामी लोकसभा का चुनाव काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो उसे प्यार दे दें। अगली बार हम फिर नए वीडियो के साथ हाजिर रहेंगे, तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।